हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। करंट अफेयर रिवीजन के इस नए वीडियो में दोस्तों स्वागत है। ये वीडियो दोस्तों है पार्ट 2। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसके पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, जो एक साल की पूरी घटनाएं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, उसको वन लाइनर ग्रुप में इस बुक का जो दिया हुआ है उसको एक निचोड़ है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो ये दोस्तों कौन सा है, पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हम बता दें आपको, ये पार्ट 1 है दोस्तों। ठीक है, पार्ट 1 में पार्ट 1 था जिसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इस मैगजीन में सूक्ष्म दृष्टि वाला जो वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण था, उसमें हमने राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के पूरे खबरों को हमने डिटेल में कर लिया था। बात करते हैं आज के सेशन में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो न्यूज़ रही हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहला क्या है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में, तो डोनाल्ड टस्क को। किसको? डोनाल्ड टस्क को याद रखिएगा, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई। अगला पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार, ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी की, इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। तो मर्सर के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? मर्सर के द्वारा। कितने शहरों को शामिल किया गया? 241 शहरों को शामिल किया गया है। टॉप में कौन कौन से इसमें सिटीज़ हैं? टॉप में अगर बात की जाए तो टॉप रैंकिंग में देखिए सबसे पहले पे है वियना ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और रैंक 3 पे ऑकलैंड न्यूजीलैंड। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। क्वालिटी ऑफ किसका है, ये क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है, इसमें टॉप 3 को याद रखना है। इस रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। और इसमें पहले पे कौन, मतलब भारत के सबसे पहले पे कौन है, बस उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसमें है हैदराबाद। भारत की तरफ से पहले पे कौन सा? हैदराबाद है। ठीक है, बाकी जो अन्य सिटी है उसको बस थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा ऑप्शन के रिगार्डिंग। अगला पॉइंट है दोस्तों कि ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया दुबई में, लॉन्च किया गया COP 28 के दौरान। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा COP 28 कहाँ पर हुआ, तो दुबई में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, एकदम छपने वाला प्रश्न है। COP 28 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दुबई में। और इसका जो यहाँ पे रिवर फ्रंट सिटी अलायंस की बात कर रहा है तो ये भी दुबई में हुआ। अगला पॉइंट है कि इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल है, तो कुल 11 देश शामिल है। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो 11 देश है, उतना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 11 देश हैं। ठीक है, बस भारत है उसमें, ये ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है कि किस शहर की मेज़बानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, कौन सा आयोजन है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे, तो केन्या के ये राष्ट्रपति हैं जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। डायरेक्ट पूछ सकता है कि विलियम समोई रूटो किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आपको बताना पड़ेगा केन्या के। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया, तो 5 से 8 दिसंबर को। और इसको आयोजन कहाँ किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका बैठक के आयोजन कशाने बोत्सवाना में किया गया। ये आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया। अब देखिए एक पॉइंट है, वहाँ से कितने सारे चीज़ों को रिलेट करके आपको यहाँ पे तैयार करना है। जिसे हम बात की जा रही है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इसका सत्र कब आयोजित किया गया, तो डेट तो उतना मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट बैठक कहाँ हुआ ये ध्यान रखना है, कशाने में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया। इसमें भारत का क्या कोई रोल है, तो हाँ, भारत का भी इसमें रोल है। भारत की तरफ से क्या खास है, भारत की तरफ से इसमें अगर हम देखें तो भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जाएगा। तो भारत के गरबा, तो गुजरात के डांस जो है, अब देखिए ये पूछ ले किस राज्य का है, तो गुजरात का। तो गुजरात का जो गरबा है इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए इसमें इसको क्या किया गया है, घोषित किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। तो गुजरात का गरबा याद रखेंगे भारत की तरफ से। ठीक है, यूनेस्को की सूची में अगर बात करें शामिल होने वाली है भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, तो 15वीं है। ठीक है, 15वीं है। इतना पॉइंट याद रहेगा। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर से कौन कौन से पॉइंट हमने बताए, यहाँ पे पॉइंट आपको बता दें
कि भारत से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में गरबा को शामिल किया है। गरबा गुजरात का है, तो ये भारत की तरफ से 15वीं है, ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा। तो इसकी बैठक कहाँ हुई? कशाने, बोत्सवाना में। 4-5 पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना एकदम तय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पॉप गायिका हैं, तो इनको चुना गया है किसके लिए? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए। इसके सीईओ ऑफ द ईयर में किसके चुना गया? सैम ऑल्टमैन को। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के, ठीक है, इनको चुना गया सीईओ ऑफ द ईयर, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे कि एथलीट ऑफ द ईयर इसी में किसको चुना गया? तो लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की? उसमें भारत का क्या कितनी महिलाएं रही वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्ब्स की ये सूची जारी होती है, इसमें शीर्ष 3 महिलाएं कौन सी हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आप देखिए उर्सुला वॉन डर लेयन, अध्यक्ष यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो है। क्रिस्टीन लैगार्डे, अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक। और कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति अमेरिका की। तो टॉप 3 याद रखिएगा। इसके साथ साथ इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4, इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी भारतीय महिलाएं हैं भारत से अगर टॉप 100 में देखा जाए? तो पहले अपनी निर्मला सीतारमण है, समग्र रैंकिंग इनकी टोटल रैंकिंग 32 है। रोशनी नाडार मल्होत्रा, ठीक है, इनकी 60 रैंकिंग है। सोमा मंडल और किरण मजमूदार, ठीक है। रैंकिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक रैंकिंग बस याद रखिए कि इनका ये फाइनेंस मिनिस्टर का निर्मला सीतारमण का 4 महिलाओं का नाम आपको याद रखना ही रखना है कि भारत से कौन सी 4 महिलाएं हैं जो फोर्ब्स के 100 सूची में शक्तिशाली महिलाओं में आई हैं। और उसके रैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट ये है निर्मला सीतारमण की 32वीं रैंक है इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है कि किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो इटली ने इससे बाहर होने की घोषणा की है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड 2.0 का शुभारंभ किया? तो स्वीडन के साथ। और लीड 2.0 का पूरा नाम क्या है? तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO को परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो भारत को निर्वाचित किया गया है ना। और भारत को किस द्विवर्षीय काल के लिए चुना गया है? तो 24-25 के लिए सेकेंड बार इसमें नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 63 देश को शामिल किया गया और यूरोपीय संघ है। इसके इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रथम 3 में कोई देश नहीं है, प्रथम 3 में कोई टॉप 3 में कोई देश नहीं आया। ऐसा नहीं कि टॉप 3 में देश हैं, बाकी 4, 5, 6 पे क्या कुछ देश हैं। और भारत की रैंकिंग कितनी है उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो रैंक 4 पे डेनमार्क है, 5 पे एस्टोनिया है और फिलीपींस 6 पे है। भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? 7वीं है और स्कोर 70.25 है, ठीक है। 7वीं इस पर भारत की रैंकिंग है। ध्यान देंगे इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट के द्वारा जारी होता है जलवायु परिवर्तन सूचकांक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और टॉप 3 में तो कोई नहीं है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, टॉप 3 इसमें कोई नहीं है। अगला पॉइंट, किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? तो UNEP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है ना। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीतलन और ग्रीन हाउस संबंधी गैसों में G20 देशों की कितने % हिस्सेदारी थी? लगभग 82% हिस्सेदारी किसने? G20 देशों की इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, अर्ली वार्निश फॉर हॉल ऑफ पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो 2027 तक सभी खतरनाक मौसम प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, ठीक है। तो इसका क्या है? इसका एक लक्ष्य है। अगला पॉइंट है कि यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? ठीक है, तो भारत के सहयोग से। किसके सहयोग से दोस्तों? भारत के सहयोग से। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तो COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित की गई, ठीक है, वहाँ पे इसको लॉन्च की गई। अगला पॉइंट है, वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये दोहा कतर में, ठीक है, कहाँ पे? दोहा कतर में। और वाइज का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। क्लियर है। अगला देखेंगे पॉइंट कि यह किस थीम पर आधारित था? तो इसका थीम था क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लोरिशिंग विथ इन द एज ऑफ AI। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? थीम था। अगला पॉइंट देखेंगे कि किस भारतीय को वाइज प्राइज
फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो सफ़ीना हुसैन पहली भारतीय महिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ये इसको, किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन सम्मानित किया गया? सफ़ीना हुसैन को। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया। किसको? क्रिस्टोफर लक्सन को। ये नवंबर की न्यूज़ है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़ के विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया? तो ओंकार वाटिका मंदिर कंबोडिया। ओंकार वाटिका मंदिर कंबोडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? जोसेफ बोकाई। जोसेफ बोकाई को नियुक्त किया गया क्या? लाइबेरिया का राष्ट्रपति। APEC लीडर वीक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को USA में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को USA में। थीम क्या थी? सबके लिए एक लचीले संसाधनीय भविष्य का निर्माण। अगला पॉइंट है लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ल्यूक फ्रीडेन को। किसको? ल्यूक फ्रीडेन को। मालदीव का नया राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो मोहम्मद मुइज़ू ने। मोहम्मद मुइज़ू। चक्रवात मिथिली। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया था? ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है चक्रवात मिथिली। अगला पॉइंट, किस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो मालदीव के द्वारा। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? तो भारत और बांग्लादेश। अगला पॉइंट, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेज इन CEF से बाहर हो गया? तो रूस इससे बाहर हो गया है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो क्वाक्वारेली साइमंड्स। ठीक है, QS के द्वारा लॉन्च किया गया। संस्करण कौन सा देश का? 16वां था। भारत की रैंकिंग इसमें क्या थी? ठीक है, भारत की रैंकिंग इसमें किस संस्थान ने सर्वाधिक? तो 148 रैंकिंग पे थी। और रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला? पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को। ये सिर्फ एशिया का है, ध्यान दीजिएगा, एशिया की रैंकिंग है QS वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगा।